नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। पटवन के लिए कारगर है प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, समेकित खेती से समृद्धि की राह संभव, और साहिवाल और गिर नस्ल की गाय ही पाले किसान भाई। इसी महीने 8 से 11 फरवरी तक कृषि यांत्रिकरण मेला का आयोजन और बीते दिनों बागवानी महोत्सव का आयोजन किया गया। सरकार द्वारा ऐसे आयोजनों का उद्देश्य समय समय पर किसानों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना होता है, जहां किसानों के बीच ज्ञान और कृषिगत अनुभवों का आदान प्रदान आसानी से हो सके। यहां उनके कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी के लिए एक मंच भी उपलब्ध कराया जाता है, जिसे देखने समझने पूरे प्रदेश के किसान जमा होते हैं। यहाँ किसानों के महत्वपूर्ण योगदान को कृषि विभाग द्वारा स्वीकार करते हुए किसानों के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार किया जाता है। गांधी मैदान में आयोजित इस बागवानी महोत्सव में 50 से अधिक स्टॉल लगे, जिसमें मौसमी फल, फूल, सब्जी, औषधीय पौधों की नर्सरी के स्टॉल्स भी शामिल किए गए। यही प्रदेश की तरक्की का प्रमुख आधार है, क्योंकि बिहार कृषि प्रधान राज्य है। देख सकते हैं कि एक से एक उत्पाद हैं जिसकी कल्पना भी सामान्य आदमी नहीं कर सकता कि ये बिहार में उत्पन्न होते हैं, बिहार में पैदा होते हैं। तो इसे देख करके बाकी किसान भी प्रोत्साहित होंगे और बाकी किसान भी सीखेंगे, और हमारे अधिकारी भी जो समस्याएं किसानों को आ रही है उसको भी समझ रहे हैं। और विभिन्न प्रकार के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है, उनसे प्रोडक्ट की प्रदर्शनी लगाई गई है, जो इससे संबंधित टेक्नोलॉजी है, बीज हैं, उसके बारे में भी लोगों को बताया जा रहा है। साथ ही कुछ ऐसी दुकानें भी लगाई गई हैं जहाँ से लोग कुछ चीज़ें खरीद भी सकते हैं। मत्स्य पालक किसान भाइयों, मछली पालन एक बड़ा व्यवसाय बन चुका है। ऐसे में सफल मछली पालन के लिए आप तालाब प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें और मछलियों को बीमार होने से बचाएं। तालाब प्रबंधन के साथ साथ आप मछलियों के आहार का भी प्रबंधन समुचित तरीके से कर लेते हैं तो आपका उत्पादन काफी बेहतर होगा और आप भी इस बड़े होते व्यवसाय के लाभांश का हकदार बन सकते हैं। तो मंथली तौर पे आप जो है 1/2 kg पर कट्ठा चूने का इस्तेमाल करें पर मंथ। उसके बाद आपको पोटासियम पर मैग्नेट जो है लगभग 400 ग्राम पर एकड़ जो है आप इस्तेमाल करें मंथली बेसिस पे। किसान भाइयों, अब सिंचाई की पारंपरिक विधियों का स्थान आधुनिक पद्धतियों ने ले लिया है। आधुनिक सिंचाई पद्धतियों में पानी का इस्तेमाल फसलों की जरूरत के अनुसार ही होता है, जिससे पानी की बचत के साथ साथ फसल की गुणवत्ता और मिट्टी की उर्वरकता दोनों बढ़ती है। समय, श्रम और लागत तो बचती ही है। स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति सिंचाई की एक ऐसी ही कारगर तकनीक है। स्प्रिंकलर यानी फव्वारा सिंचाई प्रणाली में पानी का हवा में छिड़काव किया जाता है और ये पानी कृत्रिम वर्षा के रूप में भूमि की सतह पर गिरता है। सिंचाई की इस विधि में पटवन क्यारियों में न करके पाइप एवं नोजलों के सहारे फसलों तक पहुंचाया जाता है। कम सिंचाई वाली फसलों जैसे गेहूं के लिए ये विधि काफ़ी कारगर है, जो भूमि के कटाव को रोकता है और समान रूप से हर पौधे तक पानी पहुंचाना सरल बनाता है। पानी की बचत, वैज्ञानिक सिंचाई, कम श्रम और कम लागत जैसे गुणों वाली सिंचाई की ऐसी ही पद्धतियाँ आज की ज़रूरत है। खेती के खबरों में आगे बढ़ते हुए आज आपकी मुलाकात वैशाली जिले के रानीपोखर ग्राम के निवासी राजू कुमार से। राजू पिछले 5 वर्षों से मुर्गी पालन कर रहे हैं। 5 लाख की लागत से इन्होंने मुर्गी फार्म बनाया था, जिससे इन्हें 40 से 50 हजार की मासिक आमदनी मिल रही है। दरअसल खेती का रंग बदल गया है। बहुत से किसान पारंपरिक फसलों के साथ साथ समेकित खेती भी कर रहे हैं और आत्मनिर्भर बनने के लिए यह जरूरी है। राजू जैसे किसान ही समय की नजाकत पढ़ते हुए आत्मनिर्भर भारत की कहानी लिख रहे हैं। पशुपालक किसान भाइयों, दुग्धधारू पशुपालन के लिए आप देसी नस्ल की गायों पर ही भरोसा करें। जर्सी जैसी संकर प्रजाति की गाय दूध तो ज्यादा देती है, लेकिन
उनकी परवरिश ज्यादा खर्चीली और परेशानी भरी हो सकती है। कृषि वैज्ञानिक भी देसी नस्ल की गाय भैंस पालने की अनुशंसा करते हैं। हमारी तरह पशु भी वातावरण के उतार चढ़ाव से प्रभावित होते हैं, इसलिए दूध के लिए पशुपालन करना हो तो हमेशा देसी नस्ल की गाय और भैंस ही पालें। साहिवाल और गिर प्रजाति की गाय देसी नस्ल की होने के कारण यहाँ की आबोहवा से परंपरागत रूप से परिचित होती है। इन नस्ल की गायों में रोग प्रतिरोधी क्षमता भी संकर प्रजाति की गायों से काफ़ी बेहतर होती है। यही बात मुर्रा नस्ल की भैंस पर भी लागू होती है। ये दूध थोड़ा कम देती हैं, लेकिन उनके दूध में उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन होता है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर होता है। देसी नस्ल की गायें हर साल बच्चा जनने में सक्षम होती हैं और उनके पालने में खर्च भी कम आता है। इसलिए अगर आप पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान करवा रहे हैं तो गाय के लिए साहिवाल और गिर तथा भैंस के लिए मुर्रा नस्ल का ही गर्भाधान कराएं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी पटना सहित प्रदेश के विभिन्न मंडियों में आज चावल गेहूं के भाव उतार चढ़ाव के बाद कुछ इस प्रकार स्थिर हुए। गेहूं लोकल 3200 रुपये प्रति क्विंटल, सुपर चावल 5200 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा चावल 5000 रुपये प्रति क्विंटल, बासमती 10,000 रुपये प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बार मौसम के तेवर से लोग समय पूर्व गर्मी का अनुभव करेंगे। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। किसान भाई तापमान बढ़ने के कारण गेहूं की फसल में आवश्यक नमी बनाए रखें ताकि बढ़ते तापमान का प्रतिकूल प्रभाव आपकी फसल पर न पड़े। इसलिए 15-20 दिनों के अंतराल पर खेतों में आवश्यक पटवन ज़रूर करें। इस समय मक्के की फसल में तना छेदक कीट के प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है। इस कीट को नियंत्रित करने के लिए मिट्टी में फेजुटेरा 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से खेतों में व्यवहार करें। अभी आप देख रहे थे कृषि जगत में हो रहे बदलावों को खबरें खेती के माध्यम से। नमस्कार, मैं पूनम आप तमाम किसान भाइयों का स्वागत करती हूँ आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, आगे हम देखेंगे केंद्र सरकार की योजनाओं में से एक योजना पर आधारित हमारी यह फिल्म। लेकिन अभी वक्त एक क्षणिक विराम का, तो आप देखते रहे कार्यक्रम कृषि दर्शन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। किसान भाइयों, आपका पुनः स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, खेती किसानी के पुराने तौर तरीकों के साथ अगर आधुनिक खेती को अपना लिया जाए तो खेती किसानी को और भी आसान बनाया जा सकता है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृषि क्षेत्र से लेकर पशुपालन के क्षेत्र में भी हमारे वैज्ञानिक नित नए आयाम गढ़ रहे हैं और ऐसी ऐसी तकनीकों का विकास हो रहा है जिससे हमारा कृषि क्षेत्र तो विकास के पथ पर अग्रसर है ही, साथ ही साथ पशुपालन के क्षेत्र में भी एक नई क्रांतिकारी योजनाएं और जो क्रांतिकारी कदम कहा जा सकता है उसकी शुरुआत हो चुकी है। इसी क्रम में आज का जो हमारा विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पशुओं में भ्रूण तकनीक क्या है एवं उसकी उपयोगिता क्या है। और इसकी जानकारी देने के लिए, इस बारे में विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दुष्यंत यादव, जो सहायक प्राध्यापक हैं बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में।
सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहला जो सवाल है वह यह है कि पशुओं में भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक है क्या? तो सबसे पहले मैं आपको इसके बैकग्राउंड में बताता हूँ कि पहले तो जो हमारे पूर्वज करते थे नेचुरल इंसेमिनेशन करते थे, मतलब जो प्राकृतिक रूप से होता है वो अपनाते थे। लेकिन बाद में उसमें एक रिवोल्यूशनरी चेंज आया जिसको हम कहते हैं कृत्रिम गर्भाधान। जब कृत्रिम गर्भाधान आया तो कृत्रिम गर्भाधान के बहुत सारे फायदे हुए, जैसे उससे नस्ल सुधार में एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया। अब नस्ल सुधार में कृत्रिम गर्भाधान से अगर पशुओं में नस्ल सुधार किया जा रहा था तो उसमें बहुत टाइम लग रहा था। तो हमारे वैज्ञानिकों ने और जो सतत प्रयास हुआ, विश्व के भी वैज्ञानिकों ने इसमें योगदान दिया। एक नई तकनीक लाई जिसे कहते हैं भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक। इस भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक क्या है, मैं आपको 1 मिनट में समझा देता हूँ कि भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक वो है जैसे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसे कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। कृत्रिम गर्भाधान से जहाँ साल भर में एक बच्चा ले सकते हैं, भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से हम साल भर में एक ही गाय से 10-12 बच्चे या 15 बच्चे तक ले सकते हैं। और भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक में 2 चीज़ें हैं, या तो हम गाय के अंदर ही भ्रूण को पैदा करें और उसको अलग अलग गायों में ट्रांसफ़र करें। और दूसरी तकनीक है कि जैसे महिलाओं में आपने सुना होगा ह्यूमन में IVF होता है, सेम टेक्निक हम लोग भी अब अपने विश्वविद्यालय में भी यूज़ कर रहे हैं, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में, जिसे हम IVF कहते हैं। पशुओं में भी हमने IVF चालू कर दिया है। तो IVF से एक ही पशु से हम अंडे निकाल कर उस अंडों में को बाहर लैब में निषेचित करते हैं। उनको निषेचित करने के बाद जितने भी भ्रूण बनते हैं, मान लीजिए एक ही गाय से हमने 100 भ्रूण बना दिए और उस 100 भ्रूण को अलग अलग गायों में हमने अगर ट्रांसफ़र कर दिया तो 1 साल से जहाँ 1 बच्चे पैदा हो रहे थे वहाँ एक ही गाय से सैकड़ों बच्चे 1 साल में पैदा हो सकते हैं। तो ये एक बहुत क्रांतिकारी कदम है ये पशुपालन के क्षेत्र में। जो हमारे पशुपालक भाई हैं, तो जागरूकता के अभाव में हालांकि इसका प्रचलन अब धीरे धीरे हो रहा है। तो मेरा सवाल इसी से संबंधित है कि जो हमारे पशुपालक भाई हैं, तो ये सावधानियां क्या क्या हैं और इसकी उपयोगिता सर क्या क्या है भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक की? देखिए, इसमें तो जैसे आपने कहा कि बहुत कम अभी अवेयरनेस है, मतलब जो जागरूकता है, और ख़ासकर अपने बिहार जो है वहाँ पे तो बहुत कम ही जागरूकता है। अभी कई किसान का फ़ोन हमारे पास आता है कि साहब ये जो IVF आपने पैदा किया है, IVF से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो क्या हैं। तो मतलब अभी तो यही नहीं पता है लोगों को कि IVF और भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकी क्या है। तो वो तकनीक यही है कि आप जैसे कृत्रिम गर्भाधान सभी लोग जान गए हैं, तो कृत्रिम गर्भाधान जो तकनीक है कि जो आपका इंसेमिनेटर आता है वो आपके यहाँ AI करके जाता है आर्टिफिशियल तरीके से। नेचुरल तरीका जो होता था उसके अलावा आर्टिफिशियल, तो उसी तरह सेम टेक्निक है। जहाँ हम सीमेंट डालते हैं वहाँ पे हम भ्रूण ही डालते हैं 7 दिन का। तो ये इसकी उपयोगिता यही है कि सबसे ज़्यादा कि जैसे आपके पास अगर मान लीजिए 50 लीटर की कोई गाय है, पूरे ज़िले में एक गाय है 50 लीटर की, तो उस 50 लीटर की गाय से हम ढेर सारे बच्चे बना के उसके बच्चे अलग अलग जो कम दूध देती हैं गाय उनमें ट्रांसफ़र करके जब बाछी होगी तो उससे हम लोग अच्छे से 3-4 साल में वो 50 लीटर गाय क्षमता की कम से कम 50 गाय हमारे पास उपलब्ध हो जाएगी। कितने साल में? 3 साल में। जहाँ उस गाय से केवल एक ही बच्चा पैदा हो सकता था 3 साल में, 3 साल में वो एक बाछी तैयार होती, हम 50 बाछी उस 50 लीटर गाय का तैयार कर दिए। तो आप समझिए कितना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है। इसी क्रम में एक अहम सवाल जो जहन में आ रहा है कि इसकी जो भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक है इसकी सफलता दर कितनी है, एवं जो भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से अपने पशुओं को प्रजनन कराना चाहते हैं हमारे पशुपालक भाई, तो इसमें सावधानियां किन किन बातों का रखना चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक की क्या जो है परसेंटेज है, सक्सेस रेट क्या है। क्योंकि किसान को वही लगता है कि अगर हमने भ्रूण प्रत्यारोपण किया तो गाभिन हो जाना चाहिए, मतलब 100%। जैसे कृत्रिम गर्भाधान में लोग बोलते हैं कि नहीं 30% सक्सेस रेट है पूरा नेशनल एवरेज जो है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक का जो सक्सेस रेट है वो 25 से लेकर 45% तक वेरी करता है कि आप किस लैब से जुड़े हुए हैं, कौन टेक्नीशियन उसको भ्रूण प्रत्यारोपण कर रहा है। और ख़ास इस जो भ्रूण प्रत्यारोपण में जो कहिए लिमिटेशन, थोड़ा सा जो लिमिटेशन है यही है कि जो
अच्छे टेक्नीशियन नहीं मिलते हैं भ्रूण प्रत्यारोपण को डालने के लिए। जो हमारे नॉर्मल AI वर्कर हैं, जो कृत्रिम गर्भाधान करते हैं लोग, वो इस तकनीक को अभी नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो विश्वविद्यालय है वो भी इस तकनीक को पूरे किसानों के द्वार तक ले जाने के लिए तत्पर है, और हम आने वाले 1-2 वर्षों में ही इस तकनीक को पूरे बिहार में फैलाकर गांव-गांव तक ले जाएंगे। और जो हमारे AI तकनीशियन हैं, जो हमारे जो कृत्रिम गर्भाधान के टेक्नीशियन हैं, उनको भी हम ट्रेंड करेंगे। जो हमारे वेटनरी ऑफिसर हैं, जैसे पशु चिकित्सा अधिकारी, उनको भी ट्रेंड करेंगे। तो एक रिवोल्यूशनरी चेंज आएगा बिहार में, खासकर दूध प्रोडक्शन में। आपने देखा होगा कि बिहार में गाय भैंस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनका जो प्रोडक्शन है वो उस माफिक नहीं है जितना महाराष्ट्र में है, और यहाँ पे और दूसरे राज्यों में है, गुजरात में है, इन सब जगह है। तो और सावधानी की आप बात किए थे, तो सावधानी यही है कि जो भी भ्रूण प्रत्यारोपण कराने जाएं तो आप किसी के बहकावे में, जालसाजी में ना आए। आजकल ये भी बहुत बड़ा चलन चल रहा है। अभी एक लोग ने मुझे बताया कि फर्जी सीमन भी बिक रहा है, तो फर्जी भ्रूण भी आपको दे सकता है वो आदमी। तो उन लोगों से बचिए कि जो आपको कहते हैं कि नहीं हम भ्रूण डाल देंगे, 30,000 रुपये लेंगे और 80 लीटर दूध देगी या 50 लीटर दूध वाली देगी तो आपको 10,000 रुपये देना होगा। सही जानकारी हमारे विश्वविद्यालय से मिलेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पोर्टल है उससे मिलेगी, राष्ट्रीय गोकुल मिशन से मिलेगी, और जो आपके ज़िले में DHO हैं, जिला पशुपालन पदाधिकारी, उनसे भी मिल सकती है। तो आप सही जानकारी लें। और जो इसमें एक सावधानी हम लोग को बरतनी होती है, जिस गाय में हमें ट्रांसफ़र करना है भ्रूण, लोग सोचते हैं कि जो गाय एकदम नकारा निकल गई, जो गाभिन नहीं हो रही, कभी उसी में भ्रूण प्रत्यारोपण करा दे वो टिक जाएगी। ये दिमाग में जो वहम है इसको ना पालें। जो अच्छी गाय है उसमें भ्रूण प्रत्यारोपण कराएं, भले दूध कम देती हो, लेकिन वो गाय हिष्ट पुष्ट हो, उसमें कोई बच्चेदानी की बीमारी ना हो, और उसी गाय में कराएंगे तो सक्सेस रेट आपका बहुत अच्छा होगा। कई मायनों में सर ये भी देखा गया है कि जो हमारे किसान भाई हैं, आमतौर पर जो सामान्य गर्भधारण है तो उसमें खान पान का जो उनके समझ में आता है तो उसका रख रखाव या जो उसका रख रखाव होता है वो करते हैं। लेकिन ये भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक जो हमारे पशुपालक भाई अपने पशुओं में कराना चाहते हैं, तो उसमें खान पान किस तरह का रहना चाहिए, देख रेख किस ढंग का होना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल किया है, और इसका जानते मैं जीता जागता उदाहरण, मैं महाराष्ट्र में ट्रेनिंग करने के लिए गया था। तो वो क्या करते थे, जैसे भ्रूण प्रत्यारोपण के लिए 10 गाय सेलेक्ट किया उन्होंने, 15 गाय। तो जिस दिन भ्रूण प्रत्यारोपण करना होता तो एक बार फिर उसका इवेल्युएशन करते थे गाय, ये भ्रूण प्रत्यारोपण डालने लायक है, इसका न्यूट्रिशन लेवल क्या है, इसको पोषण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वो सब चीज़ें देखकर वो क्या करते थे, 40% गायों को रिजेक्ट कर देते थे। तो जो 60% गाय बची उनमें वो भ्रूण प्रत्यारोपण करते थे, तो उनका कंसेप्शन रेट जो है, उनको जो दर है सक्सेस रेट, वो 40% तक आती थी। तो आप समझिए उन्होंने क्या किया, सिलेक्शन किया कि नहीं अच्छी गाय में ही हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो आप ये समझिए कि आप अगर अच्छी गाय देंगे, पोषण देंगे, उनको सही समय पे कीड़े की दवा देंगे, उनको मिनरल मिक्सचर देंगे और थोड़ा एक्स्ट्रा दाना देंगे, तो आपका जहाँ 2, मान लीजिए आपने 10 में भ्रूण प्रत्यारोपण कराया, मान लीजिए 2 गाय में सक्सेस होना था, तो वो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो आपका 20 से 30% बढ़ जाएगा, 30 से 40% बढ़ जाएगा। अब खासकर जो बड़े डेयरी फार्मर हैं उनको तो ये बात बहुत ध्यान देनी चाहिए कि अच्छी गायों में ही कराएं, न्यूट्रिशन लेवल बहुत ज़रूरी है। और अगर कृत्रिम गर्भाधान भी आप लोग कराते हैं तो मेरा ये सजेशन है कि अगर आप न्यूट्रिशन लेवल बहुत अच्छा रखते हैं तो आपका जो सक्सेस रेट है वो 50% से पार जाएगा। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बतलाया कि जो भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक है उसको अमल में ला करके, उसको अच्छे ढंग से अपना करके, और जो हमारे वैज्ञानिकों द्वारा नई तकनीकों का विकास किया जा रहा है उसको प्रचार प्रसार में ला करके आप पशुपालन के क्षेत्र में भी काफ़ी बृहद पैमाने पर आर्थिक लाभ कमा सकते हैं, और इसकी उपयोगिता बहुत है। तो इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत आभार। और किसान भाइयों, हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम के अगले भाग में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय और हमारे प्रधानमंत्री जी की पहल के द्वारा किसानों के हित में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्हीं योजनाओं में से एक योजना पर आधारित है आज का हमारा यह फिल्म। तो आइए देखते हैं। हमारे मेहनती किसान सशक्त और आत्मनिर्भर हों,
हमारी कृषि आधुनिक हो। इस लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में भारत सरकार ने लगातार एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। आज देश का कृषि बजट 2014 के मुकाबले 5 गुना अधिक बढ़ गया है। बीज से लेकर बीमा, सिंचाई से लेकर खाद और बाजार से लेकर तकनीक और नवाचार, खेती से जुड़ी सरकार की नीतियां और निर्णय समग्र और समावेशी हैं। यही कारण है कि आज भारत में खेती का स्वरूप लगातार आधुनिक हो रहा है और हमारे किसान साथियों की मेहनत से देश कृषि उत्पादन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। आज खेती में तकनीक के साथ हमारे पारंपरिक श्रेष्ठ तरीकों को भी बढ़ावा मिल रहा है और प्राकृतिक खेती पर भी विशेष फोकस है। इसी कड़ी में किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध भारत सरकार ने किसानों की खेती से जुड़ी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया, पीएम किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान। इस योजना के तहत लाभार्थी किसान भाई बहनों के बैंक खातों में 2,000 रुपए की 3 समान किश्तों में सीधे 6,000 रुपए की सम्मान राशि प्रतिवर्ष हस्तांतरित की जाती है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। देश के 85% से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। आज देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक पीएम किसान की सराहना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF जैसी वैश्विक संस्थाओं ने भी की है। किसानों के लिए पीएम किसान से जुड़ना बेहद सरल है। इस योजना के अंतर्गत नामांकन के लिए किसान भाई बहन राज्य सरकार द्वारा नामित राजस्व अधिकारी या नोडल अधिकारी पीएम किसान से संपर्क कर सकते हैं तथा सामान्य सेवा केंद्र पर भी स्वयं को पंजीकृत करा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई बहन वेब पोर्टल पर फार्मर्स कॉर्नर एवं पीएम किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से भी पीएम किसान सम्मान निधि संबंधित जानकारी, भुगतान की स्थिति तथा अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। पीएम किसान योजना से राज्यों के भूमि अभिलेखों को डिजिटल करके उन्हें और अधिक पारदर्शी बनाने में भी मदद मिल रही है। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। किसान भाइयों बहनों को पंजीकरण के दौरान आने वाली समस्याओं व उनकी शंकाओं और शिकायतों के तुरंत प्रभावी समाधान के लिए एक हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की है, जिसका हेल्पलाइन नंबर है 155-261। सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान दी गई 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि ने किसानों को बड़ी राहत पहुंचाई। महामारी के दौरान भी देश का कृषि उत्पादन शानदार रहा। किसानों के हितों के लिए समर्पित प्रधानमंत्री जी के इसी विजन के साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना द्वारा अब तक 11 करोड़ पात्र किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है। तरक्की और खुशहाली की रोशनी हर किसान, हर ग्रामीण युवा के चेहरे पर चमके और हमारे गांव देश विकास के अहम भागीदार बने। खेतों और खलिहानों के रास्ते तरक्की और खुशहाली की ओर बढ़ता ये नया भारत है। तो उम्मीद करती हूँ इस फिल्म के माध्यम से मिली जानकारी आपके लिए बेहतर होगी और आप इसको अपनाकर अपना फ़ायदा ज़रूर लेंगे। तो वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे इसी तरह कुछ नई और ख़ास जानकारियों के साथ। तब तक मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।